फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है शैक्षिक तकनीकी एवं संचार सूचना तकनीकी। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, प्रणाली उपागम के संप्रत्यय बताइए। उत्तर है, प्रणाली एक व्यवस्था का द्योतक शब्द है जिसका अभिप्राय क्रमबद्ध समग्र के संगठन से होता है। इसमें प्रत्येक भाग का दूसरा भाग से संबंध स्पष्ट होता है और यही संपूर्ण या समग्र का निर्माण करता है। एक विद्वान के अनुसार प्रणाली तो विभिन्न भागों का कुल योग है जो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप से किंतु साथ में मिलकर कार्य करता है। रिचर्ड ए जॉनसन के शब्दों में प्रणाली शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसी वस्तुओं का योग जो किसी सतत चलने वाली अंतः क्रियाओं या परस्पर आश्रित क्रियाओं द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। प्रणाली एवं विस्तृत तथा अनेक प्रत्ययों का व्यवस्थित रूप है में समाहित करने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट क्या है। उत्तर है, इंटरनेट एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर्स के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जिससे कि लोगों की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, वैज्ञानिक आंकड़े, रुचि सूची तथा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन एवं संस्थाओं के विषय में सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। यह सूचनाएं विश्व के किसी कोने से प्राप्त की जा सकती हैं। यह सूचनाएं बड़ी सरलता से और त्वरित गति से प्राप्त हो सकती हैं। यदि घर में टेलीविज़न और निजी कंप्यूटर हो तो अति आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से हम भली भांति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं के मुक्त प्रवाह और ज्ञान में भागीदारी के फलस्वरूप हमारे सार्वजनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। तीसरा है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है। उत्तर है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंस में वास्तव में दूर दूर बैठे हुए दो या दो से अधिक लोगों के मध्य वास्तविक समय अंतः प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपने इच्छित विषय वस्तु से संबंधित चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया, सुझाव या अभिमत प्राप्त कर सकते हैं एवं आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। चौथा है, अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं निम्नवत हैं, जिसमें पहला है, अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख कार्य है सूचनाएं प्रदान करना। दूसरा है, अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, छात्रों को इस तकनीकी के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलना है। चौथा है, अनुदेशन तकनीक में सही उत्तरों का पुनर्बलन होता है। पांचवा है, अनुदेशन तकनीकी मनोविज्ञान, दर्शन तथा विज्ञान के सिद्धांतों तथा आविष्कारों का उपयोग करती है। छठवां है, इसके माध्यम से अनुदेशन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सातवां है, यह तकनीकी विषय वस्तु का विश्लेषण कर विषय के विभिन्न प्रकरणों से तारतम्य बनाए रखती हैं। आठवां है, यह कक्षागत परिस्थितियों में टर्मिनल बिहेवियर का मूल्यांकन करती है। नौवां है, यह शिक्षकों के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया जारी रखती है। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार लिखिए। उत्तर है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार निम्न हैं। पहला है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है व्यवहार तकनीकी, तीसरा है अनुदेशन तकनीकी, चौथा है अनुदेशन की रूपरेखा। छठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, शैक्षिक दूरदर्शन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर से किसी वस्तु को देखना। दूरदर्शन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम देश विदेश में घटित घटनाओं, महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक बातों, मनोरंजन करने वाले कार्यक्रमों का सजीव चित्र देखते हैं, उनकी आवाज़ों को भी सुनते हैं। दूरदर्शन को टेलीविज़न या टीवी कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रायः दूरदर्शन से मनोरंजनात्मक दृश्यों, सिनेमा के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक
या शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा सकता है। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को ही शैक्षिक दूरदर्शन का कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1995 द्वारा ज्ञान दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण विविध शिक्षा स्तर से संबंधित विविध पाठ्यक्रमों एवं विषयों से संबंधित दिया जाता है, जो सच्चे अर्थों में शैक्षिक दूरदर्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा ही उच्च कक्षाओं से संबंधित विविध विषयों के पाठ्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम शैक्षणिक दूरदर्शन के अंतर्गत आते हैं। 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, शैक्षिक तकनीकी क्या है? उत्तर है शैक्षिक तकनीकी अति विस्तृत शब्द है। इसका तात्पर्य संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को योजनाबद्ध कर क्रियान्वित करने में वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाना है। डॉक्टर आनंद के शब्दों में इसमें वह बात शामिल है जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण तथा शिक्षा की लगभग सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं से संबंधित है, जैसे अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को निर्देशित करना, अधिगम संबंधी वातावरण की योजना बनाना, शिक्षण एवं अधिगम सामग्री को तैयार करना, शिक्षण हेतु उपयुक्त तथा अधिगम के माध्यमों का चयन करना एवं शिक्षण तथा अधिगम प्रणालियों का मूल्यांकन करना इत्यादि। 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षण के अधिनियमों का विवेचना कीजिए। उत्तर है शिक्षण में यथासंभव प्रश्न एवं उत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण में अध्यापन को चाहिए कि वह छात्रों को अनुकरण करने और उनके अभ्यास करने के अवसर प्रदान करे। छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम उद्देश्य तथा आकांक्षा स्तर की उनकी योग्यता स्तर तथा क्षमताओं के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। सामान्य अभिप्रेषण कुशल शिक्षण के लिए वरदान है। छात्र दंड की अपेक्षा प्रशंसा से ज़्यादा सीखते हैं। 9वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य बताइए। उत्तर है शैक्षिक तकनीकी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करना। दूसरा है शिक्षा नियोजन संचालन एवं मूल्यांकन करना। तीसरा है शिक्षा को अपव्यय से जोड़ना। चौथा है कक्षा शिक्षण की प्रभावकारिता में वृद्धि करना। 10वां प्रश्न है, कठोर उपागम के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर है कठोर तकनीकी के साधन 2 प्रकार के हैं। पहला है श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य साधन। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, ई अधिगम की विशेषताएं क्या है? लिखिए। उत्तर है ई अधिगम के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है इंटरनेट आवश्यकताओं और वेब तकनीकी से युक्त ऑनलाइन अधिगम है। दूसरा है यह कंप्यूटर सह अधिगम तथा कंप्यूटर आधारित अधिगम से अधिक व्यापक है। तीसरा है इसे दृश्य श्रव्य अधिगम, बहुमाध्यम अधिगम, दूरस्थ अधिगम आदि के समानार्थी नहीं समझना चाहिए। चौथा है इसमें इंटरनेट आधारित संप्रेषण जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और वेब आधारित अनुदेशन अवश्य सम्मिलित होते हैं। 5वां है कंप्यूटर आधारित अधिगम जैसे आभासी कक्षा, कृत्रिम बुद्धि, बहुमाध्यम अधिगम आदि का प्रयोग शिक्षण अधिगम के लिए यदि इंटरनेट के माध्यम से होता है तो इसे ई अधिगम कहते हैं। आधुनिक यम अधिगम में वेब, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, पेजर, आईपॉड आदि के द्वारा इंटरनेट प्रयोग से अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, जो कि है शैक्षिक तकनीकी की मान्यताओं का विवेचना कीजिए। उत्तर है शैक्षिक तकनीकी निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहला है प्रत्येक मानव मशीन की भांति कार्य करता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार में परिमार्जन तथा परिष्करण हेतु इसके वैज्ञानिक सिद्धांतों का सफलतापूर्वक किया जाता है। दूसरा है शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों ही हैं, अतः शिक्षण का विश्लेषण किया जा सकता है तथा शिक्षण को इसके छोटे छोटे तथ्यों, तत्वों एवं अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। फिर बाद में इन तथ्यों, तत्वों एवं अवयवों को भी गहन प्रेक्षण, निरीक्षण तथा अध्ययन संभव है। अतः शिक्षित तकनीकी वैज्ञानिक उपागमों तथा आधारित होती है।
13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत समावेशित विषय वस्तु का विवेचना कीजिए। उत्तर है शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत निम्नांकित विषय वस्तु समावेशित करते हैं: शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा मार्गदर्शन, शिक्षण नियंत्रण, शिक्षण प्रतिमान तथा सिद्धांत, शिक्षण उपागम, युक्तियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण में नवीन धारणाएं, सीखने का सिद्धांत तथा शिक्षण उपागम, शिक्षण छात्र संबंध, स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक का शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण, शिक्षा और व्यवहार परिमार्जन, शिक्षा प्रयोग, पाठ्य योजनाओं का निर्माण। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षण क्रियाओं के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप है, अतः शिक्षण क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु हैं। शिक्षण की सफलता इन क्रियाओं से सफल संचालन पर निर्धारित करती है, जो शिक्षण की क्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शित करती हैं, जिसमें पहला है शिक्षकों को दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा के समय तथा कक्षा के बाद क्या करना चाहिए। दूसरा है शिक्षण क्रियाएं शिक्षण चरों के स्वरूप को समझने में सहायता देती हैं। तीसरा है इनको सुव्यवस्थित कर शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। चौथा है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जा सकता है। पांचवा है यह सूक्ष्म क्रियाएं उपागमों के प्रयोग को बढ़ावा देती हैं। छठवां है शिक्षण की स्मृति को लेकर चिंतन स्तर तक के शिक्षण को इन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रतिमान स्तर की संरचना का उल्लेख कीजिए। उत्तर है संरचना समस्या की प्रकृति पर आधारित रहती है। छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति को उत्पन्न करना, उपकल्पना पुष्टि के लिए सूझ चिंतन मनन का प्रयोग करना, उपकल्पना तथा प्रशिक्षण तथा समरूप समाधान करना होता है। शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण तथा विकास का कार्य शैशवावस्था में ही है, जो कि शिक्षक को अपने शिक्षण और प्रभावशील बनाने के लिए काफ़ी चिंतन करना चाहिए। 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्लूम के शैक्षणिक संश्लेषण एवं मूल्यांकन के कार्य क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है फ्रेंड्स, ब्लूम के संश्लेषण एवं मूल्यांकन के कार्य क्रियाएं निम्नवत हैं: योग करना, पुनर्व्याख्यान करना, सारांश देना, पुनः लिखना, मिलान सृजन करना, प्रारूप तैयार करना, विभाजन करना, संकलित करना एवं अवगत करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, सारांश देना, उचित ठहराना, व्याख्या करना, निर्णय लेना, निर्धारण करना आदि हैं। ब्लूम संश्लेषण एवं मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष को सृजनात्मक उद्देश्य के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, कठोर एवं मृदुल उपागम में अंतर बताइए। उत्तर है कठोर एवं मृदुल उपागम में निम्नलिखित अंतर है। पहला है कठोर उपागम का संबंध यांत्रिक उपकरणों से है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध यांत्रिक उपकरणों के संचालन हेतु कार्यक्रम के निर्माण से है। दूसरा है कठोर उपागम भौतिकी विज्ञान में संबंधित है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध मनोविज्ञान, सामाजिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों से है। तीसरा है कठोर उपागम शिक्षण के साधनों से संबंधित है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध शिक्षण संस्थानों एवं साधनों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण से है। चौथा है कठोर उपागम बिना मृदुल उपागम के गतिशील नहीं हो सकता है। पांचवा है कठोर उपागम के संचालन में मृदुल उपागम के निर्माण हेतु कुशल प्रशिक्षित तथा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। छठवां है शिक्षण का वास्तविक एवं स्थायी स्वरूप मृदुल उपागम के द्वारा देखा जा सकता है, जबकि कठोर उपागम द्वारा ऐसा संभव नहीं है। प्रश्न 18वां है फ्रेंड्स, पब्लिक संप्रेषण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है पब्लिक संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात या संदेश के असंख्य लोगों तक पहुंचाया जाता है तथा उसे पब्लिक संप्रेषण कहा जाता है। पब्लिक संप्रेषण की प्रकृति सामूहिक होती है, इसकी भाषा अधिक सरल, सुगम, सुबोध एवं स्पष्ट होती है, जिससे कि जन जन तक पहुँचे संदेश में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न ना हो सके। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।